नमस्कार, खबर 12 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट को आज दो नए जज मिले हैं। जस्टिस राजेश बिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 अब हो गई है। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिले हैं। दो नए जज अब सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं, क्या कुछ ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है इन दोनों जजों के अब शपथ लेने के बाद जो उनकी नियुक्ति हुई है, इससे क्या कुछ असर अब पड़ेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में वो निश्चित रूप से दो नए जज मिले हैं। चाहे हम जस्टिस राजेश बिंदल की बात करें या जस्टिस अरविंद कुमार की बात करें, दोनों ही जजों ने सुप्रीम कोर्ट में आज जज के रूप में आज शपथ ली है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की जो संख्या है वो करीब 34 के आसपास पहुंच गई है। और 2019 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट की में जजों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल जो स्वीकृत पद हैं वो भी 34 है। तो निश्चित रूप से जितने पद जो रिक्त थे वो उन पदों पर कहीं ना कहीं नियुक्ति हो चुकी है। तमाम जो जिन जजों को शपथ लेनी थी उन जजों ने आज शपथ ली है। तो 34 जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं। और 2019 के बाद पहली बार जो संख्या है वो पूरी हुई है। यानी कि पहले जो संख्या थी वो रिक्त रह जाती थी, यानी कि जितने जजों की संख्या है उतने जज नहीं हो पाते थे। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं दो जज जो मिले हैं, उसके बाद जो संख्या जो 34 हुई है वो जो रिक्त पद थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भर चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि तमाम केसेस होते हैं, तमाम केसेस पेंडिंग में होते हैं और जजों की संख्या बढ़ती है तो ज्यादा संख्या में केसेस को सुना जाता है, ज्यादा संख्या में न्याय लोगों को मिल पाता है। पीयूष, क्योंकि अब कुल संख्या बढ़कर 34 हो गई है, अब जो कि आप बता रहे हैं कि अब रिक्त स्थान एक भी नहीं है। जस्टिस राजेश बिंदल की अगर हम बात करें और इसके साथ साथ जस्टिस अरविंद कुमार की भी, तो इन दोनों ही की क्या कुछ खासियत है? देखिए, हम बात करें तो दोनों जजों की, चाहे राजेश बिंदल की बात करें या अगर हम बात करें अरविंद कुमार की, दोनों जजों का जो इतिहास रहा है वो काफी लंबा रहा है, काफी संघर्षों भरा रहा है। लॉ के क्षेत्र में जिस तरीके से दोनों जजों ने पढ़ाई की, राजेश बिंदल ने खासतौर पे कई महत्वपूर्ण केसेस भी राजेश बिंदल के पास पहले थे। और निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो भूमिका है दोनों जजों ने निभाई है। काफी जाने माने चेहरे हैं दोनों। तो निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन दोनों लोगों ने शपथ ली है। तो इसके बाद काफी महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी रहने वाली है। तो आज जो ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। वह राजधानी लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय सम्मेलन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर मंथन और साइबर क्राइम, इसी के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रणनीति बनी है। G20 देशों के कुल 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में ये तमाम जो प्रतिनिधि अलग अलग देशों से आए हैं, ये अब भारत की संस्कृति से मिलकर भारत की संस्कृति को बेहतर ढंग से जानेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस वक्त भारत की एक अलग पहचान बन गई है और भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए मेजबानी कर रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन कर दिया है। 3 दिवसीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसमें तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर खासतौर पर मंथन करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम के जो बढ़ते ग्राफ है उसके ऊपर भी मंथन किया जाएगा। साइबर क्राइम से किस तरह से निजात पाई जा सके और डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से और अधिक सुदृढ़ बनाना है, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। G20 देशों के कुल 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे और इन तमाम जो प्रतिनिधि है ये अलग अलग देशों से आए हैं। तो जाहिर तौर पर सभी देशों की इस वक्त नजर
भारत पर टिकी हुई है। भारत क्योंकि लगातार एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है। हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता एक वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। वहीं आगरा में G20 समिट का समापन हो गया है। समापन अवसर पर G20 समिट में आए मेहमानों की विदाई के दौरान पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, वहीं जो G20 में आए मेहमानों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और ऐसे में वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। रास्ते में NCC के कैडेट भी खड़े नजर आए और ये तस्वीरें वहां से जहां G20 मेहमानों की विदाई हो रही थी। आगरा में समापन हो गया है G20 के सत्र का और ऐसे में G20 मेहमानों की विदाई की ये तस्वीरें। आगरा से जहां मेहमानों की विदाई पर पुष्प वर्षा भी की गई। NCC के कैडेट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने विदाई समारोह में हिस्सा लिया और रास्ते में खड़े हुए आपको NCC के कैडेट भी दिखाई दे रहे होंगे। खबर गाजीपुर से, जहां अब्बास के चाचा अफजल अंसारी का बयान सामने आया है। अब्बास की पत्नी निखत अंसारी की गिरफ्तारी पर बोले हैं, पर्स के सामान को जेल के अंदर से मिलना दिखाया गया और ऐसे में जेल विजिटर की डायरी में क्या था क्या नहीं था, अफजाल का ये बड़ा कहना है। बच्चा पर्स निखत की सहायिका के पास था। ये बयान अफजाल की तरफ से दिया गया है। अब्बास के चाचा अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आया है। अब्बास के चाचा अफजाल अंसारी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब्बास की पत्नी निखत अंसारी की गिरफ्तारी पर ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पर्स के सामान को जेल के अंदर से मिलना दिखाया गया। ये तस्वीरें गलत दिखाई गई। जेल विजिटर की डायरी में क्या था क्या नहीं था, अफजाल अंसारी का ये बड़ा बयान। डिजिटल डायरी में क्या था ना था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है। वो मिलने गई है, ये सत्य है। अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है वो वहीं गेट पर साथ में थी, बच्चा उसकी गोद में था और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए, लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई करना है, तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया और उसको उसके पास से और जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके मुकदमा भी
एफआईआर अभी मिली नहीं है, लेकिन किसी ने पढ़ के सुनाया। मुझे तो लगता है कि ऐसी कहानी है कि गुलशन नंदा की कहानी झूठ हो जाएगी। डिजिटल डायरी में क्या और हमारे साथ संवाददाता आसिफ अंसारी जुड़ गए हैं। आसिफ, क्योंकि गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आई, अब्बास के चाचा का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि निखत को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वो बेशक से मिलने गई थी, लेकिन उनके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं था। ये गलत तरीके से दिखाया गया है। जी बिल्कुल, बता दें कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी जो उनके सामान जो बताया जा रहा है कि जिला की जेल में ही बरामद किया गया था, पर ऐसी कोई बात नहीं है। निखत अंसारी और उनकी ड्राइवर और उनके साथ में एक और लड़की थी कि जो बाहर ही वो लोग थी। अब्बास अंसारी की जो औरत है निखत अंसारी, वो गए थे अब्बास मिलने के लिए, पर अब्बास अंसारी से मिल नहीं पाई। फिर उसके साथ कुछ अधिकारी आए, उनके जांच किए। बाहर ही उनकी ड्राइवर भी था और क्या नाम है उनकी जो साथ में लड़की थी निखत अंसारी थी, उन लोग बाहर ही खड़े थे। तो उनके साथ में दर्शाया गया है कि मोबाइल और जेवरात और कुछ 21,000 रुपया बरामद किया गया है। फिर अफजाल अंसारी का कहना है साफ तौर से कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो कि मौके पे वो अफजाल अंसारी से मिलने भी नहीं पहुंची थी, बाहर ही वो इंतजार कर रही थी और उसको गिरफ्तार किया गया है। आसिफ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रजिस्टर भी जेल प्रशासन की है, तो वो क्या कुछ एंट्री कर रहे हैं वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। सहायिका के पास सारा पर्स और सारा सामान था जो कि बाहर थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उनके साथ में डायरी भी बताया जा रहा है, जेवरात भी बताया जाता है, 21,000 रुपया भी बताया, साथ में मोबाइल भी बताया जा रहा है। फिर ऐसा देखा जाए तो वो जेल अब्बास अंसारी की पत्नी जो निखत अंसारी है, उनसे मिलने भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, बाहर ही वो इंतजार कर रही थी। पर कुछ अधिकारी आए, उनके गिरफ्तार कर लिए गए। आसिफ, क्या कुछ अब कार्रवाई आगे की जा सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया है निखत अंसारी को। किस तरह से मुश्किलें उनकी बढ़ेगी अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। गिरफ्तारी अब्बास अंसारी की हुई, उनकी फिर पत्नी की हुई, फिर मुख्तार अंसारी की औरत की हुई। लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखा जाए तो उनके जो भी मुख्तार के करीब है, लगातार उनकी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। अगली खबर लखनऊ से, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उम्र कैद की सजा के बाद फरार था आरोपी। और इसके साथ साथ आपको बता दें, मलखान सिंह हत्याकांड से बड़ी सजा मिली थी और यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के कुवारसी में हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद उम्र कैद की सजा आरोपी को सुनाई गई थी और आरोपी फरार बताया जा रहा था। कार, 6 मोबाइल, करीब 1 लाख कैश इसके साथ बरामद किया गया है। गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। अलीगढ़ के कुवारसी में हत्याकांड हुआ था, जिसका आरोपी है, और कार, 6 मोबाइल, करीब 1 लाख कैश बरामद किया गया है आरोपी के पास से। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है यूपी एसटीएफ के। अपराधी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उम्र कैद की सजा के आरोपी जो कि फरार चल रहा था, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मलखान सिंह नाम हत्याकांड में सजा सुनाई गई थी आरोपी को। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से और बड़ी सफलता भी यूपी एसटीएफ के हाथ। वहीं सीतापुर से अब खबर, जहां बाइक डंपर टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर के सिधौली बिस्वा मार्ग पर यह हादसा हुआ। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सड़क दुर्घटना की, सीतापुर से, जहां सिधौली बिस्वा मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। एम्बुलेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग जिनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं लगातार, और ये इसी कड़ी में एक और मामला सीतापुर से, बाइक और डंपर टकराने से यह बड़ा हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और सीतापुर के सधौली बिस्वा मार्ग पर
ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर जौनपुर से, जहां धर्म परिवर्तन के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक पर भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, जौनपुर से ये बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 लोग इस आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला, सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक पर भी केस दर्ज किया गया है। ये पूरा प्रकरण जौनपुर से, जहां सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक पर भी शिकंजा कसा गया है, केस दर्ज किया गया है। और धर्म परिवर्तन का यह पूरा मामला, जहां धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार नकेल कसती हुई प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन के आरोपियों पर, और ये पूरा प्रकरण जौनपुर से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये पूरा प्रकरण धर्म परिवर्तन का जौनपुर से, जहां बड़ी अब कार्रवाई की गई है, 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक पर भी केस दर्ज किया गया है। किस तरह से ये प्रकरण आप देख रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला? आपको बता दें कि लगातार जौनपुर जिले में धर्म परिवर्तन की शिकायत लगातार हिंदू संगठन के द्वारा मिलती थी पुलिस को। जब हिंदू संगठन एसओ को ये लिखित तारीख दिया, तब जाके सामूहिक रूप से कल छापा मारा गया है, जिसमें कई संख्या में वहाँ पर सभी लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर पूजा पाठ कर रहे थे। तमाम लोग जैसे हिंदू संगठन के लोग हैं, उनको ईसाई के रूप में धर्म परिवर्तित करने का काम करते। इसमें जेवियर्स के फादर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 लोग को गिरफ्तार। देवेंद्र, क्या कुछ संख्या साफ हो पाई है कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा लिया था या जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया था? जी, आपको बता दें कि जौनपुर में लगातार धर्म परिवर्तन का खेल इलाकों में चल रहा है। इस पर प्रमुखता से संज्ञान लिया। सैकड़ों लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उसमें लेके प्रमुखता पुलिस ने संज्ञान लिया है। तब जाके फादर सहित कई लोगों को बाइबिल, तमाम ऐसी किताबें वहाँ पर की गई हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि वहाँ धर्म परिवर्तन का खेल बहुत लंबे समय चल रहा था। लगातार हिंदू संगठन के लोग शिकायत कर रहे थे, तब जाके पुलिस जागी है, छापामारी की है, 16 लोग को गिरफ्तार की और अन्य लोग और गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। देवेंद्र, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये आपको बता दें कि अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आगे ये पुलिस की शैली में पता चल सकेगा कि आगे किस तरह की और बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कई इलाकों में का कार्य निरंतर जारी है और चल रहा है। इसको लेकर पुलिस एक्शन ली है। अब देखिए कि पुलिस आगे क्या करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। लखनऊ से खबर, जहां राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी अध्यक्ष को धमकी मिली है। फोन पर अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। धर्मेंद्र शुक्ला की शिकायत पर जांच में अब पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला लखनऊ से जान से मारने और गला रेतने की धमकी दी गई है। गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला लखनऊ से गोमती नगर विस्तार थाने में अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जान से मारने की और गला रेतने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि पूरा प्रकरण, जिसमें फोन पर अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। धर्मेंद्र शुक्ला की शिकायत पर अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी अध्यक्ष को ये बड़ी धमकी दी गई है। फोन पर अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है, गला रेतने की धमकी दी है। पूरा प्रकरण प्रकाश में आ गया है। प्रशासन अब इस पर कार्रवाई कर रहा है। पुलिस में इसकी तहरीर भी दी गई है। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष जिनको धमकी दी गई है, फोन पर अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। धर्मेंद्र शुक्ला की शिकायत के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है।
और हमारे साथ नीलेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, क्योंकि पूरा मामला राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष को बड़ी धमकी दी गई है। कहा गया है कि अज्ञात युवक ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है और फोन पर अज्ञात युवक के द्वारा ये धमकी दी गई, जिसके बाद गोमती नगर विस्तार थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र शुक्ला ने ये भी कहा है कि लगातार जो है तो हिंदू संगठनों की आवाज उठाते हैं, हिंदू समाज की आवाज उठाते हैं, इसलिए उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए और जो अज्ञात व्यक्ति है जिसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी है उसको चिन्हित करके और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। नीलेश, क्योंकि मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ अभी तक जांच में ट्रेस हो पाया है कि ये व्यक्ति कौन था जो अज्ञात जिसने फोन किया है? देखिए, बिल्कुल पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है क्योंकि ये बड़ा मामला है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद अगर उनको जान से मारने की धमकी मिली है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है कि फोन से धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ से फोन किया गया है, उस तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर धमकी क्यों दी गई और धमकी देने वाला शख्स कौन सा है। नीलेश, क्या कोई शक की निगाह से भी देखा जा रहा है अभी? देखिए, इस पूर्व में भी इनको लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस पर जो है पुलिस ने पड़ताल की थी और एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस गंभीरता से पूरे प्रकरण पर जांच कर रही थी। इसी बीच एक और फोन कॉल आती है, उस पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। हालांकि धमकी देने वाले व्यक्ति के बारे में अभी कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि पूरे प्रकरण में किसका हाथ है और क्यों धमकी दी गई, या फिर कोई सिलसिला युवक है जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। और अब ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति को लेकर ये एफआईआर की गई है। आपको बता दें कि 2012 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार किया गया। ट्रांसफर होने के बाद दोबारा ग्रेटर नोएडा में तैनाती कराई गई थी। जुगाड़बाजी से सालों से नोएडा में ही रविंद्र सिंह है और ऐसे में अब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, जिसने कि अब तूल पकड़ लिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार से संगीन आरोप उन पर लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, इसी के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2012 से 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का मामला और ट्रांसफर होने के बाद भी दोबारा ग्रेटर नोएडा में ही तैनाती कराई गई। कहा जा रहा है कि जुगाड़बाजी से सालों से नोएडा में ही रविंद्र सिंह है। वह रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक की बड़ी मुश्किलें हैं। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक पर 3.25 करोड़ हड़पने का केस अब सामने आया है। जाली दस्तावेज तैयार कर रकम हड़पने के मामले में अब केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दस्तावेज चोरी करने का भी आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला लखनऊ से, जहां अब जाली दस्तावेज तैयार करने पर यह बड़ा मुकदमा सामने आया है। जाली दस्तावेज तैयार कर रकम हड़पने के मामले में केस दर्ज किया गया है। 3.25 करोड़ हड़पने का केस निदेशक पर आरोप लगाए गए हैं। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक पर यह अब शिकंजा कसा जा रहा है। रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक की अब लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से ये पूरा मामला। चलिए, फिलहाल खबर 12 में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।